हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी पर। तो बच्चों, आज का जो हमारा स्पेशल सेशन है, ये हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा गेट के एप्टीट्यूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सेशन में। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि पिछले सेशन में हम लोगों ने गेट केमिस्ट्री के एप्टीट्यूड पोर्शन के 2020 के पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करे थे, और आज के इस सेशन में हम लोग 2019 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, ये सीरीज हमारी इसी प्रकार से चलती रहेगी, क्योंकि अपकमिंग गेट के एग्जाम के लिए एप्टीट्यूड पोर्शन बहुत जरूरी है। 100 मार्क्स के पेपर में 15 मार्क्स का सिर्फ एप्टीट्यूड पूछा जाता है। और आइए आज के इस सेशन को फटाफट शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस सेशन की इंपॉर्टेंस बहुत है बच्चों। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। बच्चों, माई नेम इज अमन रस्तोगी एंड I have done my master's in chemistry from IIT Delhi. Also, students, I have qualified CSIR NET, GATE, IT GEM, and many other chemistry entrance exams. And my teaching experience is more than 8 years. तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि गेट एप्टीट्यूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि गेट का पेपर जैसे ही आप लोग अटेम्प्ट करने जाते हैं, या जो स्टूडेंट्स पहली बार अटेम्प्ट करेंगे, तो 1 to 5 शुरू के 5 क्वेश्चन 1 1 मार्क्स के, एंड 6 to 10 उसके बाद के 5 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 2 मार्क्स के, यानी कि टोटल मार्क्स 15 नंबर का एप्टीट्यूड पोर्शन पेपर में पूछा जाता है। तो बच्चों, इस 15 मार्क्स के पोर्शन के लिए क्या हमने पूरे साल में कोई तैयारी की है? अगर नहीं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एप्टीट्यूड पोर्शन फॉर गेट, क्योंकि बच्चों 15 नंबर कम नहीं होते। अगर हम अभी भी प्रिपेयर करेंगे, तो बुरी से बुरी कंडीशन में भी अगर टाइम कम बचा या अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए, तो 10 मार्क्स तक हम इस पोर्शन में जरूर स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रिपेयर करके नहीं गए, तो कई बार तो 5 नंबर भी स्कोर करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। एंड यू नो दी वैल्यू ऑफ 5 मार्क्स, 10 मार्क्स और 15 मार्क्स इन गेट एग्जाम। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस एग्जाम से हम लोगों के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब मिलने के, और वो भी बहुत अच्छे पब्लिक सेक्टर्स में। और हम जानते ही हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब के बहुत सारे दरवाजे हमारा गेट का एग्जाम खोलता है। तो बच्चों, आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी बताने चाहूंगा सब्सक्रिप्शन प्लान के, जहां आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है विद इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, और आपको प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों ढेर सारा पीडीएफ मटेरियल, बहुत सारा आपका रिवीजन करने के लिए, टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाइव क्विजेस, लाइव टेस्ट लिए जाते हैं, और ये सारे बेनिफिट्स टोटली अनलिमिटेड अमाउंट में मिलते हैं। तो अभी तक अगर बच्चों आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं करी है, तो जल्दी इंस्टॉल करें, क्योंकि उस पर आपको मिलती है डेली फ्री लाइव क्लासेस। बच्चों, फ्री लाइव क्लासेस के बाद मैं आपको यह बताना चाहूंगा, अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज करते हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको मिल जाता है, अगर बच्चों आप यूज करेंगे नीचे दिया मेरा कोड AMAN, इस कोड को यूज करके आपको मिलेगा 10% का फ्लैट ऑफ, और 10% ऑफ अप्लाई होते ही बच्चों आपकी फीस 1 ईयर की, पूरे 1 ईयर की हो जाती है 10,395, और 2 ईयर की हो जाती है 15,120 ओनली। तो बच्चों, अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें। आइए बच्चों, आज के इस सेशन को स्टार्ट करें। देखो बच्चों, अगर हम लोग चर्चा करें इस सेशन में, तो हम सबसे पहले आइए गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे पहला सवाल डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन सभी लोगों के सामने ये रहा। बच्चों देखिए, गेट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको पक्का ऐसे मिलेंगे, पक्का आपको ऐसे मिलेंगे, जिसमें आपको बच्चों जरूर मेहनत करनी पड़ेगी हल्का फुल्का इंग्लिश पे। ठीक है, जरूर मेहनत करनी पड़ेगी। तो हेडिंग डाल लें, गेट एप्टीट्यूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सेशन। तो बच्चों, आज का पहला सवाल है कि जॉन थॉमस एम डैश राइटर पास्ड अवे इन 2018। अब ये 4 वर्ड हैं। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ और सोचने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहूंगा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर इंग्लिश प्रिपेयर करने के लिए क्या डिक्शनरी लेकर बैठे हैं, अब हम इंग्लिश पढ़ेंगे लास्ट के 2 महीने, अभी तो हमारे लिए केमिस्ट्री ही पढ़ने के लिए इतनी बाकी है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, आपको सिर्फ इंग्लिश इतनी ही प्रैक्टिस करनी है जो मैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में कराने वाला हूं, बाकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखोगे कि इतनी इंग्लिश की नॉलेज लगभग सभी बच्चों को होती है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो आप 4 ऑप्शन में से एक सही करेक्ट आंसर जरूर पकड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए दिमाग लगाइए थोड़ा सा, मैं आपको टाइम देता हूं 1 मिनट का, कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और 4 ऑप्शन पढ़िए कि जॉन थॉमस एन एमिनेंट राइटर, प्रोमिनेंट राइटर, और इम, पहला था इमिनेंट राइटर, और तीसरा है एमिनेंट राइटर, और डी है डोमिनेंट राइटर। ठीक है, तो बच्चों कुछ वर्ड तो ऐसे मुझे साफ साफ दिख रहे हैं जिनको मैं ऐसे ही रिमूव कर सकता हूं।
है ना? भाई अगर किसी इंसान के गुजरने की आप जो है खबर देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो बड़ा सीधा सिंपल सा हिसाब है, आप लोग जानते हैं, बड़ी पुरानी एक कहावत है कि इज्जत पाने के लिए भी मरना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों अगर कोई इंसान मर जाता है तो एटलीस्ट उस समय पर उसके दुश्मन भी ये तो बोल ही देते हैं बड़ा अच्छा इंसान था। तो ऑब्वियस सी बात है कि पास्ड अवे। ठीक है, तो यानी कि यहां पर जरूर उसकी तारीफ तो हो ही रही होगी, उसको किसी भी प्रकार का कोई टॉन्ट या कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा रहा होगा लैंग्वेज में। तो लॉजिक लगाकर सोचिए और बताइए क्या आंसर हो सकता है। कम ऑन एवरीवन। ठीक है, तो बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि देखो, इसका जो परफेक्ट आंसर है, आप लोगों ने कई बार स्टेटमेंट में भी पढ़ा होगा या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो द करेक्ट आंसर इज एमिनेंट। ठीक है, एमिनेंट राइटर जॉन थॉमस एन एमिनेंट राइटर पास्ड अवे इन 2018। तो बच्चों बस इतना ही, कुछ थोड़ा बहुत, अब जैसे देखो डोमिनेंट वर्ड तो आ ही नहीं सकता ना, है ना? डोमिनेंट भाई, डोमिनेंस दिखाने वाला ऐसे ऐसे किसी के लिए, बेचारे के लिए थोड़ी बोला जाएगा जो गुजर चुका है ना? तो आप इस तरीके से चीजों को रीड करके जो परफेक्टली वर्ड आपका फिट हो रहा है उसे अप्लाई करके आ सकते हो। और बच्चों अगर एग्जाम में थोड़ा बहुत रिस्क तो ले ही सकते हो। ठीक है, जो वर्ड सुटेबल बैठ रहा है, अगर श्योर नहीं भी हो तो कोशिश करो अटेम्प्ट करके आने की, क्योंकि कई बारी हम लोग 70-80% किसी चीज के बारे में अगर श्योर होते हैं, थोड़े बहुत नहीं भी होते, तब भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देना चाहिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग बहुत कम होती है बट पॉजिटिव उसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक है ना बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये था पहला सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये भी बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सी ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत हाई फाई ग्रामर या कुछ ऐसा नहीं आता, बिल्कुल इतना बेसिक कि आप सेंटेंस पढ़ के भी उसमें अगर लगाने की कोशिश करो, सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। है ना? तो देखो इस क्वेश्चन को रीड करो बहुत आराम से। डैश आई परमिटेड हिम टू लीव, आई वुडंट हैव हैड एनी प्रॉब्लम विद हिम बीइंग एब्सेंट, डैश आई। ठीक है, अब सिंपली पढ़ने की कोशिश करो और आपको कुछ नहीं करना बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस पता है क्या करना है, आपको ये वर्ड्स फिट करके देखने सेंटेंस में, और हल्का फुल्का यार प्रेजेंट पास्ट का लॉजिक लगा लेना, एंड यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। करने की कोशिश करो, मैं आपको टाइम देता हूं। देखो बच्चों, इस सेशन का मेरा मोटिव ये है कि इस सेशन के अलावा आपको इससे हटकर कुछ और प्रिपेयर करने की जरूरत ना पड़े। है ना? यानी कि आपको ये जरूरत ना पड़े कि आप सेशन खत्म होने के बाद फिर से इसे रिवाइज कर रहे हो। इसीलिए मैं अपने हर प्रैक्टिस सेशन में हर क्वेश्चन के साथ बच्चों को पहले 1 या 2 मिनट उसकी तरफ से देता हूं कि बच्चे आप खुद दिमाग लगाओ, क्योंकि जब बच्चा उस क्वेश्चन में खुद से दिमाग लगाता है ना, तो उसे सोचने की जरूरत पड़ती है, और फिर उसे वो चीज लंबे समय तक याद रहती है कि मैंने ये सोचा, इसके बाद मुझे टीचर ने ये बात बताई। है ना? तो उसकी कनेक्टिविटी बढ़िया बनती है। बट लेकिन अगर धड़ाधड़ सारे क्वेश्चन में सॉल्व कराते जाओ, मैं कहूं बच्चों ये देखो ये क्वेश्चन, इसे पढ़ो, देखो इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा सी, तो बच्चों वो देखने में आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या चल रहा है इतना तेज तेज, और आप उसको अपनी मेमोरी में रिटेन नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं हमेशा हर क्वेश्चन में कुछ समय देता हूं कि पहले आप दिमाग लगाओ, देन आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन इन डिटेल। करो करो करो। चलिए बच्चों, अभी तक काफी बच्चों ने चारों ऑप्शन को पुट करके देखा होगा। देखो उसमें लिखा है, अब ऑप्शन ए लगा के देखते हैं। हैड आई परमिटेड हिम टू लीव, आई वुडंट हैव हैड एनी प्रॉब्लम विद हिम बीइंग एब्सेंट, वुडंट आई। ठीक है, तो बच्चों ये तो वुडंट गड़बड़ लग रहा है, हैड तो मुझे सही लगा कि हैड आई परमिटेड हिम टू लीव, सही बात है। आई वुडंट हैव हैड एनी प्रॉब्लम विद हिम बीइंग एब्सेंट, वुडंट आई, तो वो पहले ही कह रही है, मतलब कह रहा है। ठीक है, आई वुडंट हैव हैड एनी प्रॉब्लम विद हिम बीइंग एब्सेंट, वुडंट आई नहीं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो वुड आई होना चाहिए। ठीक है ना? तो अगर बी ऑप्शन लगाएं, हैव आई परमिटेड हिम टू लीव, ठीक है, तो अब ये बात तो बच्चों थोड़ा सा पास्ट टेंस में चल रही है, तो हैव की जगह हैड आना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। हैड आई परमिटेड हिम टू लीव, आई वुडंट हैव हैड एनी प्रॉब्लम विद हिम बीइंग एब्सेंट, वुड आई। क्या मुझे होनी चाहिए? वुड आई। है ना? इस तरीके से पूछा गया है, वुड आई, क्वेश्चन मार्क लगा है ना, वुड आई। है ना? तो इस तरीके से उसने लिखा है, आई वुडंट हैव हैड एनी प्रॉब्लम विद हिम बीइंग एब्सेंट, वुड आई।
है ना? तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर होगा सी। करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा इसका? सी। आई होप आप लोग मेरे कॉन्सेप्ट को जो मैंने बताया उसे आप लोग समझ पा रहे होगे। ठीक है बच्चों, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, क्योंकि आप अगर इसमें हैड और वुडंट अप्लाई करके देखो तो देखो गड़बड़ बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि वुडंट यहां पर ऑलरेडी आ गया था, वुडंट यहां पर ऑलरेडी आ गया था, है ना? उसके बाद अब अगर हैव और वुड का कॉम्बिनेशन लगाते तो हैव आई परमिटेड, जैसे कि मैंने बताया कि वो इस ये किसी के बारे में बात चल रही है, किसी के बारे में बात चल रही है, यानी कि ये चीज हो चुकी है। ठीक है, तो हेड आना चाहिए, तो हेड आना चाहिए। तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा हेड और वुड का। बस इतनी सी ही नॉलेज लगानी है। और बच्चों इतनी नॉलेज तो एग्जाम में 1 या 2 मिनट तो एग्जाम में टाइम मिलता ही मिलता है। देखो लॉजिक सीधा है, 55 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, ठीक है, और 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, टोटल 65 क्वेश्चन हमारे पास है। कितने क्वेश्चन हो गए? 65। टाइम कितना है? 180 मिनट्स। टाइम कितना है? 180 मिनट्स। तो ये मानकर चलो कि अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे पास 2.9 मिनट्स हैं, करीब करीब 3 मिनट ही मान लो, है ना? लेकिन आप टारगेट लेकर चलो एप्टीट्यूड में 2 मिनट का। ठीक है, 2 मिनट का टारगेट लेकर चलो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। ठीक है, और 3 मिनट का टारगेट लेकर चलो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, है ना? तो आप देखना कि आपको पेपर में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और बच्चों रियलिटी बता रहा हूं, केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर, कोई भी एक लौता चैप्टर, कोई भी एक लौती यूनिट 15 नंबर की नहीं आती। अकेला एप्टीट्यूड 15 नंबर का ऐसा है जो कम मेहनत में 15 के 15 मार्क्स भी दिला सकता है। रियलिटी बता रहा हूं। और आप देखोगे, मैंने 2000, अगर ये पूरे मेरे साथ आप लोग इस पूरी सीरीज में बने रहोगे, 2020, 19, 18, 17, 16, 15, 14, इस तरीके से चलूंगा मैं रिवर्स में। ठीक है, तो आप देखोगे कि हर साल सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम इन्हीं चीजों के ऊपर बढ़िया तरीके से दिमाग लगा लें तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं चीजों को, है ना? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये लॉजिक बनाकर चलो, थिंकिंग बनाकर चलो। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ये दिया हुआ है। और मैं रियलिटी में बताऊंगा बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन लगभग हर साल गेट पूछता है, हर साल। ठीक है, आइए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें। क्वेश्चन में दिया है, अ वर्कर नोटिस्ड that the hour hand on the factory clock had moved by 225 degrees during her stay at the factory. For how long did she stay in the factory? सिंपल सी बात है, कितने डिग्री मूव करा? 225 डिग्री, है ना? अब बच्चों देखो कितना आसान सवाल है ये, कितना आसान क्वेश्चन है ना? अब कई बारी बच्चे पता है एप्टीट्यूड को देखते तक नहीं, तो नुकसान किसका हुआ? इतने इजी क्वेश्चन का। अरे जो आपकी आर हैंड वाली, जो आर हैंड है, मतलब आर हैंड है क्लॉक में, वो 225 डिग्री घूमा, तो वो कितनी देर रही फैक्ट्री में? जरा लॉजिक लगाओ यार। एक पूरा रिवॉल्यूशन कितनी देर का होता है? 360 डिग्री का 12 घंटे। तो 360 डिग्री मतलब 12 घंटे, तो 225 डिग्री मतलब कितना? सिंपल, करो फटाफट, निकालो आंसर। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, उसके बाद मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। डू इट। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से रीड करके सॉल्व किया होगा। आइए देखिए सॉल्यूशन। सिंपल है बच्चों कि 360 डिग्री रोटेशन लीड्स टू 12 आवर्स, है ना? तो 1 डिग्री ऑफ रोटेशन लीड्स टू 12 अपॉन 360 आवर्स, है ना? तो 225 डिग्रीज ऑफ रोटेशन विल लीड टू 12 इंटू 225 अपॉन 360 आवर्स, है ना? बस इसे कैलकुलेट करके सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करना कौन सी बहुत बड़ी बात है?
30 टाइम्स, इसे 5 से कट कर दो, 6 टाइम्स, 4 एंड 5, तो 45/6, 45/6, ठीक है। लगभग लगभग ये कितना आ गया, 7 6 42, तो 7 और बचा 30, तो 0.30 यानी कि 5, 7.5 घंटे, 7.5 घंटे, ठीक है, 7.5 घंटे आंसर आ रहा है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। देखो 7.5 आवर्स एज इट इज दिया हुआ है, 7.5 आवर्स, 7.5 आवर्स। इजंट इट अ इजी क्वेश्चन? इसमें क्या था, यूनिटरी मेथड था, ये तो कोई बच्चा भी कर लेगा 8th 9th का, ठीक है। इवन 6 7 क्लास में ऐसे क्वेश्चन सिखाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगर बच्चों आप में से किसी बच्चे को डिटेल में एप्टीट्यूड पोर्शन कवर करना है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ इस 2 महीने में मेरे पास एप्टीट्यूड तैयार करने का भरपूर टाइम है, तो आप क्या कर सकते हो, इसी चैनल पर एप्टीट्यूड के लगभग लगभग 25 26 लेक्चर्स मैंने लिए हैं, जितने मैक्सिमम एप्टीट्यूड के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं हर केस में, है ना। और कई एक लेक्चर्स में दो दो टॉपिक है, तो आप ये समझ लो कि मैंने अप्रोक्सीमेटली 38 या 40 एप्टीट्यूड के टॉपिक्स कवर करे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड डिटेल एनालिसिस, ठीक है। तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, एनालॉजीज या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, डिफरेंशिएशन वगैरह एंड ऑल सब कुछ है उसमें, है ना, टाइम एंड वर्क एक्सेट्रा। आप उसको बच्चों देख सकते हैं। हर एक लेक्चर अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स या 1 आवर का है। आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा, डेफिनेटली डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि सीएसआर नेट के एग्जाम में बच्चे प्रिपेयर कर कर गए थे और उन लोगों को बहुत बेनिफिट मिला उन लेक्चर से। रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि इस बार सीएसआर नेट के पेपर में एप्टीट्यूड टफ आया था, रियलिटी है, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे अभी तक जितना मैंने सुना है ना। जेन्युइन रिव्यू तो तभी मिलेगा जब पूरा का पूरा आप लोगों की रिस्पॉन्स की आउट हो जाएगी उसी दिन। चलिए, क्वेश्चन दिया है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स आर 26 एंड 165 रिस्पेक्टिवली, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंटीजर्स इज। अरे ये तो बहुत आसान है, 2 मिनट में होने वाला सवाल है, कीजिएगा जल्दी बच्चों, कम ऑन, 1 मिनट का टाइम देते हैं आपको। बहुत ही इजी क्वेश्चन, 2 नंबर कुछ भी मान लो, ए बी एक्स वाई वट एवर यू वॉन्ट, है ना। देखो कितना आसान है, इसके लिए क्या वेट करना। सॉल्यूशन, लेट एक्स एंड वाई बी दी टू नंबर्स, ओके। तो क्या हो गया, x प्लस वाई, सम कितना है 26, और प्रोडक्ट कितना है x इंटू वाई 165, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। मान लो इक्वेशन 2 से x कितना आ गया, 165 अपॉन वाई आ गया, इसको उठाकर यहां पुट कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों, 165 अपॉन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 26, ये हो गया, है ना। बस अब इसे सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो आपको क्या बताना है बच्चों, द डिफरेंस ऑफ दी टू इंटीजर्स, ठीक है। बस निकाल दो इसे, इसमें कितनी देर लग रही है। बस सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यहां से y का आंसर निकल आएगा, ठीक है। y को पुट करके आप x की वैल्यू निकाल लो, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। यहां से y निकाल लीजिए, y बच्चों आपका आ जाएगा, ठीक है, यहां पर आपका x माइनस वाई आ जाएगा, बेसिकली फाइनल आंसर ये आएगा 4, x माइनस वाई आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो मैं करेक्ट आंसर आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। दिस इज कैलकुलेशन पार्ट बच्चों हमेशा आपका रहेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर मैं मार्क कर देता हूं, दैट इज सी, करेक्ट ऑप्शन इज सी। सॉल्यूशन मैंने कर ही दिया बच्चों आप लोगों के लिए, कोई चिंताजनक बात ही नहीं है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी बच्चों, इस सवाल को करें सॉल्व, इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है।
आपको दिया हुआ है द मिनिस्टर अवॉइडेड एनी मेंशन ऑफ द इशू ऑफ विमेन्स रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर. ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्लैश ओ सॉरी डैश द इशू. जरा पूरी लाइन को एक बार ध्यान से पढ़ो और चारों वर्ड लगाकर अप्लाई कर कर देखो. ये थोड़ा सा बच्चों डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि मैं समझ सकता हूं जिनकी वोकेबुलरी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी उन्हें कुछ वर्ड्स को अप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है. बट स्टिल रीड करो पूरी स्टेटमेंट और वर्ड्स को फिलिंग द ब्लैंक में लगाकर देखो. डू इट. करो करो. आपके पास 1 मिनट का टाइम है. चाहो तो चारों ऑप्शन का गूगल करके देख सकते हो, है ना. अब आप कहोगे सर एग्जाम में तो गूगल करने को मिलेगा नहीं, तो मैं तो सीधे सीधे ये कह रहा हूं हम एग्जाम की तैयारी करने के लिए सिर्फ एक ही वर्ड का मतलब क्यों जाने. सिर्फ एक ही वर्ड को अप्लाई करके अगर मैं आंसर बता दूं, 2019 की आंसर की ऑलरेडी आईआईटी की तरफ से आउट है, आप खुद आंसर पता लगा सकते हो क्या है इसका. लेकिन मेन बात यह है बाकी चार ऑप्शन का भी तो मतलब पता लगेगा. चार ऑप्शन का भी तो मतलब पता लगेगा. ये मेन लॉजिक है बच्चों क्वेश्चन के पीछे. ठीक है, चलिए खैर मैं बता देता हूं इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है स्कर्टिंग. स्कर्टिंग. ठीक है. द मिनिस्टर अवॉइडेड एनी मेंशन ऑफ द इशू ऑफ विमेन्स रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर. भाई जो भी मंत्री था उसने विमेन रिजर्वेशन को प्राइवेट सेक्टर में जो है मतलब अवॉइड किया. कोई कोई उसकी चीज आपने मतलब कुछ नहीं बताया, उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं करा. तो ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ, है ना. तो ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्कर्टिंग द इशू. स्कर्टिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, इट इज एन अटेम्प्ट टू अवॉइड समथिंग. ठीक है, इट इज एन अटेम्प्ट टू अवॉइड समथिंग, यानी कि उसे इस चीज का अक्यूज्ड माना गया कि उसने इस इशू को अवॉइड करने की कोशिश की, चेष्टा की. ठीक है, दैट्स वाई यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, स्कर्टिंग. स्कर्टिंग द इशू. ओके बच्चों, चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आइए आगे बढ़ते हैं. तो यहां हमारे समाप्त होते बच्चों 1 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन. अब आ जाते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ. ये क्वेश्चन बढ़िया है. अब देखो बच्चों, नोटिस किया होगा आपने अगर मेरा पिछला सेशन अटेंड किया होगा 2000 प्रीवियस ईयर 2020 वाले प्रीवियस ईयर का डिस्कशन, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके का क्वेश्चन वहां पर भी था और यहां पर भी है. ठीक है, रीड करो पहले. देखो बहुत बड़ी सी स्टेटमेंट लग रही है लेकिन है नहीं, बड़ी सिंपल है. रीड करो, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो. कम ऑन, डू इट डू इट. करो अपनी तरफ से करो पहले. है नहीं है बच्चों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. पढ़ लिया सबने. देखो क्वेश्चन कह रहा है अंडर अ सर्टेन लीगल सिस्टम, एक कोई लीगल सिस्टम है, प्रिजनर्स आर अलाउड टू मेक वन स्टेटमेंट. प्रिजनर्स को एक स्टेटमेंट बोलने के लिए कहा जाता है. इफ देयर स्टेटमेंट टर्न्स आउट टू बी ट्रू देन दे आर हैंग्ड. अगर उनकी स्टेटमेंट सच निकली तो उनको फांसी पे लटका दिया जाएगा. एंड इफ दी स्टेटमेंट टर्न्स आउट टू बी फॉल्स, अगर उनकी स्टेटमेंट गलत निकली देन दे आर शॉट. ठीक है, उनको मार दिया जाएगा, उनको गोली मार दी जाएगी. ठीक है, अगर फॉल्स स्टेटमेंट निकली. वन प्रिजनर मेड अ स्टेटमेंट एंड द जज हैड नो ऑप्शन बट टू सेट हिम फ्री. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी दैट स्टेटमेंट. यानी कि प्रिजनर बड़ा चालाक था भाई. उसने कोई एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी कि जज को उसे छोड़ देना पड़ा कि जाओ तुम बरी हो गए. ठीक है, लेकिन अब वो कौन सी चॉइस है भाई जो इसने प्रिजनर ने बनाई. तो देखते हैं. ए ऑप्शन कह रहा है आई डिड नॉट कमिट द क्राइम. तो मान लो उसने जुर्म किया था, उसने क्राइम किया था, लेकिन वो कह रहा है आई डिड नॉट कमिट द क्राइम. तो ये तो बात फॉल्स हो गई.
मान लो उसने क्राइम कर रखा है, प्रूव्ड हो रखी है बात कि उसने क्राइम करा है, ठीक, और उसने कहा आई डिड नॉट कमिट द क्राइम, तो यानी कि वो झूठ बोल रहा है, फॉल्स है स्टेटमेंट, यानी कि उसे गोली मारी जाएगी। तो इस केस में तो गोली मारी जाएगी। आई कमिटेड द क्राइम, मान लो ये सच है, अगर मान लो उसने क्राइम किया है ना, प्रिजनर है, क्राइम करा है, ये सच है, तो अब उसे फांसी दी जाएगी। आई विल बी शॉट, उसने बोला मान लो आई विल बी शॉट, ठीक है, अब आई विल बी शॉट में कि मुझे गोली मारी जाएगी, मुझे गोली मारी जाएगी। अब मुझे गोली मारी जाएगी ना तो सच है ना ही झूठ है, अब फंस गया जज, ठीक है, क्योंकि डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में कह रहा है यू कमिटेड द क्राइम, कि प्रिजनर ने जज को बोल दिया यू कमिटेड द क्राइम, ठीक है, तो ये बात भी गलत है, जज ने भी क्राइम नहीं करा, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई, तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, गोली मारनी चाहिए उसे। तो बाकी की तीन स्टेटमेंट क्या कह रही हैं, या तो गोली पड़ेगी या लटकेगा, सिर्फ सी स्टेटमेंट ऐसी है कि आई विल बी शॉट, मुझे गोली पड़ेगी, मुझे गोली पड़ेगी। अब इसमें क्या करूं, अब इसमें क्या करूं, क्या ये बात सच है, क्या ये बात सच है, ठीक है, नहीं कुछ नहीं कह सकते, क्या ये बात झूठ है, ये भी नहीं कह सकते, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, ठीक है, तो बाकी तीन स्टेटमेंट से तो पक्का वो लटकाया जाएगा या गोली पड़ेगी, सिर्फ एक लौती स्टेटमेंट यही थी, तो भैया प्रिजनर बड़ा चालाक था और जज की बड़ी मजबूरी सामने आ गई, कानूनी सिस्टम ही ऐसा है कि उसे बरी करना पड़ गया, ठीक है। तो देखो बच्चों, ऐसे लॉजिकली आप दिमाग लगाओ, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में यही तो मजा है, आप देख सकते हो 2 नंबर का ये सवाल है, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन था, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन था, है ना बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस का समय दूंगा, पूरे 2 मिनट का समय दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपने आंसर सही निकाला तो उसकी खुशी एक अलग होती है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, यू हैव 2 मिनट्स, फुल 2 मिनट्स आपके पास, पूरे 2 मिनट है, आराम से क्वेश्चन रीड करो, इसका आंसर निकालो। मैं चाहता हूं आप इसका करेक्ट आंसर निकालो, मैं तो निकालूंगा ही, मेरे से कंफर्म कर लेना, बट पहले आप करो, पहले आप करो, कम ऑन, डू इट, रीड करो क्वेश्चन को केयरफुली, डू इट योर सेल्फ एवरीवन, करो। बच्चों इस तरीके का सेम क्वेश्चन, रियलिटी बता रहा हूं, इस तरीके का सेम क्वेश्चन, बस डेटा अलग है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में CSIR नेट के जो सेशंस लिए उसमें कराया मैंने, सेम क्वेश्चन ऐसा, सिर्फ डेटा अलग है, बाकी और कुछ नहीं है, डेटा अलग है। प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन जिन्होंने अटेंड करा होगा उन्हें शायद याद भी होगा कि इस तरीके का सवाल बच्चों ने कर भी रखा है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी ऐसा क्वेश्चन कराया है। एक मिनट हो गया है बच्चों, 1 मिनट हो गया है। कम ऑन एवरीवन, 2 मिनट होने वाले हैं, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा ये क्वेश्चन। देखो बच्चों, चलिए, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू,
क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। आई होप बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर निकाला होगा। जो अभी कर रहे हैं, रास्ते में हैं, करते रहें, चिंता ना करें, ना देखें स्क्रीन के ऊपर, खुद का आंसर निकालने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा है, एग्जाम में 3 मिनट का टारगेट लेकर चलना, मैक्सिमम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए, एप्टीट्यूड के। ठीक है बच्चों, चलिए। कह रहा, अ पर्सन डिवाइडेड एन अमाउंट ऑफ ₹1 लाख इंटू 2 पार्ट एंड इन्वेस्टेड इंटू 2 डिफरेंट स्कीम। एक आदमी, उसने 1 लाख के अमाउंट को, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करा। लेट से एक अमाउंट एक्स था, एक अमाउंट वाई था, है ना, और उसको 2 स्कीम में लगाया। क्या करा, उसे 2 स्कीम में लगाया। अब 2 स्कीम में लगाया, इफ वन ही गॉट 10% प्रॉफिट एंड इन द अदर ही गॉट 12%। यानी कि मान लो एक्स में उसे 10% का प्रॉफिट हुआ और वाई में मान लो 12% का प्रॉफिट हुआ, है ना। ऐसे उसने कहा है, इफ द प्रॉफिट परसेंटेजेस आर इंटरचेंज्ड विद दीज इन्वेस्टमेंट he would have got 120 less। ठीक है, फाइंड द रेशियो बिटवीन हिज इन्वेस्टमेंट इन द 2 स्कीम। यानी कि क्या कहा गया, क्या कहा गया, अगर हम परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेजेस को इंटरचेंज कर दे, यानी कि इसे कर दे 12%, 12% प्रॉफिट, और इसे कर दे 10% प्रॉफिट, ठीक है, तो उसको 120 रुपए का नुकसान होगा, उसे 120 रुपए का नुकसान होगा। तो फाइंड द रेशियो बिटवीन हिज इन्वेस्टमेंट इन द 2 स्कीम। तो बच्चों, वेरिएबल्स को रिड्यूस करने के लिए एक काम करें, y को 1 लाख माइनस एक्स भी तो ले सकते हैं, 1 लाख माइनस एक्स ऐसे भी ले सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो टोटल प्रॉफिट, केस नंबर 1 में टोटल प्रॉफिट लगाते, केस 1, पहला वाला केस, टोटल प्रॉफिट निकालते, टोटल प्रॉफिट। तो बच्चों टोटल प्रॉफिट कितना था, टोटल प्रॉफिट था एक्स, ठीक है, एक्स जो भी अमाउंट था, एक्स जो भी अमाउंट था, उसको 10% बढ़कर मिला है, उसको उसमें 10% बढ़कर मिला है। यानी कि x इंटू 10, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं 10x, वरना वो मल्टीप्लीकेशन का साइन सेम लगेगा, 10x अपॉन 100 प्लस 12x माइनस, सॉरी 1 लाख माइनस एक्स इंटू अपॉन 100, 1 लाख माइनस एक्स अपॉन 100। पहला प्रॉफिट ये हो गया बच्चों, पहला प्रॉफिट ये हो गया ना भाई। ठीक, केस नंबर 2 का प्रॉफिट निकालो, केस 2, टोटल प्रॉफिट। अब वो कितना हो गया, अब वो हो गया 12x अपॉन 100 प्लस 10/100 इंटू 1 लाख माइनस एक्स। ठीक, ओहो, 1 लाख माइनस एक्स, ऐसे, है ना। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब वो कह रहा है केस नंबर 2 में उसे 120 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो अगर हम इक्वेशन 1 माइनस 2 करें तो वो बराबर 120 के होगा। अरे भाई, अगर सेकंड वाली में 120 का लॉस हो रहा है तो फर्स्ट वाले का प्रॉफिट माइनस सेकंड वाले का प्रॉफिट 120 के बराबर होना चाहिए। तो वेरिएबल पूरी दोनों इक्वेशन में एक ही वेरिएबल दिख रहा है, एक्स, है ना। तो जैसे ही बच्चों आप सॉल्व करोगे पूरी इक्वेशन को, तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। इजंट इट? करो सॉल्व जल्दी से, मैं बताता हूं करेक्ट आंसर। एवरीवन कम ऑन। चलिए, तो बच्चों इसका आंसर आपका आ जाएगा 47:53, ये इसका आंसर आएगा, है ना। मैंने तो पहले से ही क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, तो मेरे पास आंसर ऑलरेडी है। कैलकुलेशन आपकी पार्ट है बच्चों, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पूरा पोर्शन। चलिए नेक्स्ट आगे चर्चा करें, है ना, अगला क्वेश्चन। ठीक है ना बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं आप लोग कैलकुलेशन, है ना। अगर अधूरी भी कैलकुलेशन रह गई हो तो बाद में सॉल्व कर लेना, कोई चिंता वाली बात नहीं है।
चलिए नेक्स्ट सवाल। ओ, ये क्वेश्चन कीजिए बच्चों। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, बट कोई समस्या नहीं, पूरे पूरे 2 नंबर दिलाएगा एग्जाम में अगर सही हो गया ऐसा क्वेश्चन तो आपका। ठीक है, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। आई एम गिविंग यू होल 2 मिनट्स। ठीक है, मैं 2 मिनट इसलिए जानबूझ के देता हूँ क्योंकि बच्चों मैं भी सॉल्यूशन आपको कराता ही हूँ, है ना, इसलिए मैं कम टाइम दे रहा हूँ। अदरवाइज एग्जाम में आप 3 मिनट का टारगेट लेकर चलो ऐसे क्वेश्चन में। और बच्चों रियलिटी बता रहा हूँ, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है अगर इसे 3 मिनट दो। एग्जाम में कई बार ऐसा दिमाग में आता है कि इससे अच्छा तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन को 3 मिनट दे दूं। जिस भी सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हो भाई, गेट तो बहुत सारे पेपर्स में सब्जेक्ट में होता है, ऐसा ना सोचा करें बच्चों। केमिस्ट्री केमिस्ट्री को केमिस्ट्री का टाइम दो, बट लेकिन 20 मिनट से 25 मिनट इसके लिए भी निकाल के रखो, है ना भाई। अगर हर एक पेपर में CSIR नेट जैसा नेशनल एग्जाम, गेट जैसा नेशनल एग्जाम, जिसमें आपको एप्टीट्यूड दिया जा रहा है, तो बच्चों उसके पीछे कुछ लॉजिक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो उसे अटेम्प्ट करने की जरूर कोशिश करें, एंड इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, मैंने आज तक हमेशा देखा है कि जिस बच्चे ने पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ एप्टीट्यूड का पोर्शन प्रिपेयर करा और एग्जाम में अटेम्प्ट करा, ठीक है, उसका डेफिनेटली अच्छी रैंक से सिलेक्शन होता है, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर जो हमारा एप्टीट्यूड का है वो हमें मिल जाता है। और बहुत से स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जिनका एप्टीट्यूड में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे इतने ही आते हैं, 1 से 5 के बीच का आंकड़ा घुमाते हैं। ठीक है, तो कितना लॉस है बच्चों, जिसके 1-2 नंबर आ रहे हैं, यानी कि वो करीब करीब 12-13 नंबर गवा कर आया है एप्टीट्यूड में, है ना। वो सारे नंबर आप बटोर सकते हो और उससे कई गुना आगे निकल सकते हो। ओके, चलो सॉल्व करो। 1 मिनट ओवर हो गया बच्चों, 1 मिनट और है। कम ऑन एवरीवन, मैं चाहता हूं आप सब लोग बच्चों ट्राई करें, सॉल्व करें लिटरली। बच्चों इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से, रियलिटी बता रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका खुद से मन चाहेगा क्वेश्चन पेपर के अंदर एप्टीट्यूड अटेम्प्ट करने का, रियलिटी बता रहा हूं। चलिए आइए देखते बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड करते पहले आराम से। कह रहा है कॉन्गो वॉज नेम्ड बाय यूरोपियंस, है ना, कॉन्गो वॉज नेम्ड बाय यूरोपियंस, यूरोपियन द्वारा कॉन्गो नेम दिया गया था। कॉन्गोज डिक्टेटर मोबुटू लेटर चेंज द नेम ऑफ द कंट्री एंड द रिवर टू जेरे। ठीक है, जो कॉन्गोस का डिक्टेटर था, भाई डिक्टेटर था, है ना, उसने, मोबुटू उसका नाम था, उसने चेंज कर दिया बाद में नाम कंट्री का, ठीक है, एंड द रिवर टू जेरे, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अफ्रीकनाइजिंग नेम्स ऑफ पर्सन एंड स्पेसेस। ठीक है, वो क्या करना चाहता था, लोगों को या देश को अफ्रीकनाइजिंग करना चाहता था, है ना, उसकी अफ्रीकनाइजिंग करना चाहता था वो। हाउएवर द नेम जेरे वाज अ पोर्टुगीज ऑल्ट्रेशन ऑफ जादी ओन जेरे, जो भी है बच्चे इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे इतना अच्छे से नहीं आता, ठीक है, अ लोकल अफ्रीकन टर्म मीनिंग रिवर डेट सोलोज रिवर्स। वाओ, ठीक है, तो जेरे वॉज द पोर्टुगीज नेम फॉर द कॉन्गो रिवर इन 16th एंड 17th सेंचुरी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव पैराग्राफ। ठीक है, तो बच्चों यहां पर सीधे सीधे बात है कि उसने अफ्रीकनाइजिंग करने की कोशिश तो करी, बट लेकिन जो जेरे नाम है वो तो पोर्टुगीज ऑल्ट्रेशन हुआ। ठीक है, पोर्टुगीज ऑल्ट्रेशन साफ साफ दिया हुआ है। तो चलिए
अब इस पैराग्राफ से हमें जो भी नॉलेज मिली है, सीधा सीधा पैराग्राफ है, कोई ऐसा कंफ्यूजिंग पैराग्राफ में शब्द मुझे नहीं दिखा, ठीक है। और जो ये ऊट पटांग से नाम है, ये सब दूसरे डिफरेंट लैंग्वेजेस के हैं, ठीक है, और उनके अपने अपने मीनिंग है, ठीक है। और हमें इस तरीके से ये नाम ऊट पटांग क्यों लग रहे हैं, मैंने ये वर्ड क्यों यूज करा, वो इसलिए क्योंकि बच्चों हम लोग बेसिक इंग्लिश या हिंदी जानने वाले लोग हैं, है ना। तो चलिए खैर ऑप्शन ए देखते हैं, मोबुटू वॉज नॉट एंटायरली सक्सेसफुल इन अफ्रीकनाइजिंग द नेम ऑफ हिज कंट्री। बात तो काफी हद तक ठीक लग रही है भाई। अफ्रीकनाइजिंग अगर करनी थी तो कंट्री को कुछ अफ्रीकन ओरिजिन वाला नाम देता, पोर्टुगीज ओरिजिन का नाम क्यों दिया, है ना बच्चों, बात तो ठीक लग रही है। और पढ़ते हैं, और हो सकता है इससे रेलिवेंट कोई ऑप्शन मिल जाए। द टर्म जैदी ऑन जेरे वॉज अ पोर्टुगीज ओरिजिन, ठीक है भाई। जो पोर्टुगीज ओरिजिन का जो नाम है, ठीक है, तो हमें स्टेटमेंट क्या दिया, हाउएवर द जेरे वॉज अ पोर्टुगीज ऑल्ट्रेशन। तो जेरे पोर्टुगीज ऑल्ट्रेशन है, ठीक है, पोर्टुगीज ऑल्ट्रेशन है बच्चों, जेरे पोर्टुगीज ऑल्ट्रेशन है, ठीक है, जैदी ओ जेरे का, ठीक है। तो जेरे है, तो ये तो बात थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मोबटूज डिजायर टू अफ्रीकनाइज नेम्स वॉज प्रिवेंटेड बाय द पोर्टुगीज, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कहीं जिक्र नहीं है कि पोर्टुगीज ने अफ्रीकनाइजिंग करने से रोका हो, तो सी तो बिल्कुल ही गलत है। एज अ डिक्टेटर मोबिटू ऑर्डर द पोर्टुगीज टू ऑल्टर द नेम ऑफ द रिवर टू जेरे, ये भी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिया हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर, ऐसा तो हम लोगों को कुछ नहीं दिया। तो बच्चों जो सबसे सही स्टेटमेंट लगी वो तो मेरे को क्या लगी, स्टेटमेंट ए। सबसे सही स्टेटमेंट जो बच्चों मेरे को लगी, वो लगी स्टेटमेंट ए, ठीक है। स्टेटमेंट ए मेरे को क्यों सही लगी, ठीक है, स्टेटमेंट ए मेरे को सबसे ज्यादा सही क्यों लगी, क्योंकि वो एंटायरली तो सक्सेसफुल नहीं हुआ ना अफ्रीकनाइजिंग करने में नाम को कंट्री के अपने, क्योंकि भाई कंट्री के नाम को अफ्रीकनाइज अगर करना था तो अफ्रीकन ओरिजिन का नाम देता। पोर्टुगीज मतलब भाई, पोर्टुगीज नाम है जैदी ओ जेरे, ठीक है, उसका एक ऑल्ट्रेशन है अफ्रीकन में, ठीक है, जिसे जेरे उसने ले लिया, तो यहां से एक चीज उठाकर उसने वहां पर पुट कर दी, है ना। तो ना तो वो पर्टिकुलरली पोर्टुगीज हुआ, ना ही पर्टिकुलरली अफ्रीकन हुआ, है ना, तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा अफ्रीकनाइज करने में अपनी कंट्री को, दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट, है ना बच्चों। तो आप लोग सोचोगे इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, बच्चों कुछ ज्यादा नहीं था यार, बेसिक सिंपल चीज थी, इतना एग्जाम में जनरली आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर भी तो मिल रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ आया होगा। आइए अगला सवाल। नेक्स्ट बच्चों, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, पाई चार्ट क्वेश्चंस, ऐसे सवाल बड़े पूछे जाते हैं। पिछली क्लास में भी एक पाई चार्ट क्वेश्चन मैंने दिया था, ठीक है, इस क्लास में भी बच्चों ये पाई चार्ट क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड करें और इसका आंसर सोचें, ध्यान से रीड करें और इसका आंसर सोचें। पहले बच्चों मैं एक काम कर देता हूं कि पाई चार्ट की जो स्टेटमेंट है ना, वो जूम करके आप लोगों के सामने ले आता हूं, पहले उसे ढंग से पढ़ लो, पहले उसे ढंग से पढ़ लो बहुत आराम से, उसके बाद पाई चार्ट दिखा दूंगा, उसके बाद पाई चार्ट दिखा दूंगा, देन यू विल बी एबल टू आंसर दी क्वेश्चन। पहले इसे पढ़ो, काफी बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लेगा, 3 मिनट आराम से ले जाएगा एग्जाम में, ये पक्का, डू इट। आई होप बच्चों आप लोगों ने ये रीड कर लिया होगा। अब देखो इसका चार्ट देखो, अब आंसर निकालो इसका, इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है।
चलिए बच्चों, देखो करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आप में से बहुत बच्चों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा, या कुछ लोग कर रहे होंगे। करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जिनका नहीं हुआ क्वेश्चन को समझते हैं, कोई चिंताजनक बात नहीं है। कह रहा, अ फर्म हायर्स एम्प्लॉयज एट 5 डिफरेंट स्किल लेवल्स। एक फर्म है, वो एम्प्लॉयज को हायर करती है 5 स्किल लेवल्स पे, अलग अलग स्किल्स हैं वो, PQRST. The shares of employees at these skill levels of total employment in 2010 is given in the pie chart as shown. तो जो इन एम्प्लॉयज का जो शेयर था ना, मतलब कि कितना कितना प्रतिशत ये एम्प्लॉय जो है 2010 में सेलेक्ट हुए, उसका एक पाई चार्ट दिया हुआ है। सो कहा गया है कि देयर वर अ टोटल ऑफ 600 एम्प्लॉयज इन 2010। 2010 में करीब करीब 600 एम्प्लॉय लगभग थे, and the total employment increased by 15% from 2010 to 2016. 2010 से 2016 तक 15% एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, तो 600 का 15% हम जानते कितना हो जाएगा। Now the total employment at skill levels P, Q and R remained unchanged during this period. If the employment at skill level has increased by 40% from 2010 to 2016, how many employees were there at skill level T in 2016? तो बच्चों बस ये क्वेश्चन ही बड़ा था, बाकी बहुत आसान है। देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सवाल में, इजी है। पाई चार्ट के क्वेश्चन आसान होते हैं। देखो सॉल्यूशन, जिनका आ गया बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अभी करेक्ट आंसर बताता हूं। देखो क्या करना है, PQRST 5 सेक्शन है ना। अब 2010 से अब देखो कितने, पहले टोटल कितना था, 600। पहले टोटल 600 था, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है कि भाई जो P है वो 20% है, जो Q है वो 25% है, जो R है वो भी 25% है, जो S है वो भी 25% है, और जो T है वो 5% है। समझे मेरी बात। तो 600 का इतना 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 परसेंटेज दिया हुआ है। पाई चार्ट का मतलब ये होता है, पूरे का मतलब कितना, 100%, ठीक है। और बाकी परसेंटेज आपको टोटल के हिसाब से दी हुई है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब कहा गया कि पी क्यू, अब देखो हमें यह बोला गया है कि 15% इंक्रीज हो गया है ना। तो 60 का 15% कितना हुआ, 60 का 15% कितना हुआ, 90। तो 2010 से 2016 तक कितना हो गया बच्चों, 690 हो चुका है ना। टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना हो चुका, 690। चलो बहुत अच्छी बात है। अब अगर बच्चों 690 हो चुका है, तो आइए दिमाग लगाते हैं कि उसने बोला है पी क्यू आर। पी क्यू आर ये तो सेम है, ये तो सेम है। चलो बहुत बढ़िया बात है, ये सेम के सेम रहे, उतना ही परसेंट रहे। लेकिन जो स्किल लेवल एस था वो 40% हो गया है ना। तो स्किल लेवल टी में कितना होगा, ठीक है। एस कितना हो गया, एस एस अपनी परसेंटेज का 40% बढ़ गया है, अपनी परसेंटेज का 40% बढ़ा है। ध्यान रखना है इस बात का, अपनी परसेंटेज का 40% बढ़ा है, ठीक है। तो देखो आप अपना एक बात देख लो बच्चों ध्यान से। उसने कहा है द टोटल एम्प्लॉयमेंट एट स्किल लेवल पी क्यू आर रिमेन अनचेंज। तो टोटल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है भाई, देखो टोटल एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझ लो। पहले परसेंटेज देख लो, 20 प्लस 25 प्लस 25, टोटल निकालो। देखो 25 25 25 75 प्लस 5 80 प्लस 20 100 हो गया पूरा, है ना। तो ये परसेंटेज सेम है, कितनी परसेंटेज सेम है, 70%। तो 600 का 70% कितना हुआ, 420। तो ये 420 नंबर सेम है, ना कि परसेंटेज, समझे। अब यानी कि एस और टी में सन 2016 में, इन 2016 एस और टी में कितने बच गए, 690 माइनस 420। अरे मेरी बात समझे नहीं समझे भाई। उसने कहा पी क्यू आर सेम है, एम्प्लॉयमेंट सेम है, परसेंटेज नहीं, एम्प्लॉयमेंट सेम है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट सेम है तो यानी कि 420 की 420 रही, ठीक। तो 420 690 में से माइनस कर दो, ठीक है ना। तो अब आपका ये कितना बचा रहेगा, 270। तो 270 आपकी टोटल एम्प्लॉयमेंट बटी है एस और टी के बीच में, है ना। अब एस अपने नंबर से अपने नंबर से 40% बढ़ा है, तो एस 25% था, तो 600 का 25% कितना हुआ, 600 का 25% कितना हुआ, 150। अब 150 का 40% और बढ़ा लो, 150 का 40% और बढ़ा लो। तो 150 का 40% कितना हो गया, 150 का 40% कितना हो गया, 60। अरे भाई 150 का 40% कितना हुआ, 60।
ठीक है, तो 150 में 60 और ऐड कर दो तो कितना हो गया, 210। 210 समझे नहीं समझे? अरे भाई 25% 210 में था 2010 में, है ना? तो 600 का 25%, 150। अब 150 में भी 40% एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, तो 150 का 40% कितना, 60। तो 150 प्लस 60 2010 है। तो बचा टी का कितना बचा, तो भैया 270 तो टोटल थे, तो 270 माइनस 210 कितना आ गया, 60। दैट इज योर करेक्ट आंसर। कितना आ गया बच्चों, 60। दैट इज योर करेक्ट आंसर। समझे? अरे हाँ कि ना? आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सबको, और कई बच्चों ने तो आंसर निकाल भी लिया होगा। आइए देखिए, देखते हैं 60 है या नहीं। हाँ बहुत बढ़िया बात, करेक्ट आंसर इज 60। करेक्ट आंसर इज 60। आ गया हमारा आंसर, आ गया बच्चों आंसर। चलिए बहुत बढ़िया बात, आइए आगे बढ़े। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं मैं। ये देखो बच्चों, फैमिली प्रॉब्लम्स। फैमिली प्रॉब्लम्स, ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम से मतलब मेरा वो नहीं है, पारिवारिक समस्याएं ठीक है ना? तो हमारे बच्चों, फैमिली रिलेशनशिप, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है? तो रिलेशन, जो हमारे फैमिली रिलेशंस होते हैं उन पर बेस्ड प्रॉब्लम है। तो आई होप ये तो अच्छे से कर पाओगे बच्चों, ये तो मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कराए हैं अपने सेशन में। आराम से रीड करो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, ये ध्यान रखना। देखो, अच्छे से पढ़ते क्वेश्चन को। कह रहा है एम एंड एन हैड 4 चिल्ड्रंस, पी क्यू आर एंड एस। एम और एन है, एम और एन, उनके 4 बच्चे हैं, पी क्यू आर एस। बहुत बढ़िया बात है, सीधी सिंपल स्टेटमेंट। ऑफ देम ओनली पी एंड आर वर मैरिड। उन दोनों में, उन चारों में से सिर्फ पी और आर, ये दोनों की ही शादी हुई है। दे हैड चिल्ड्रंस एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, पी का एक्स है और आर के वाई। इफ वाई इज लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ डब्ल्यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली फॉल्स। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी? ठीक है बच्चों, तो चलिए करिए, करिए करिए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 2 मिनट का टाइम है बच्चों आपके पास। 2 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन है नहीं ये, 2 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन है नहीं, आराम से किया जा सकता है। चलिए बच्चों, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। इसके सॉल्यूशन की चर्चा करें। देखो बच्चों, देखो जो एम और एन है, इनके 4 बच्चे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये हस्बैंड वाइफ होंगे, ये हस्बैंड वाइफ होंगे। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं भाई, 4 बच्चे पी क्यू आर एस, बहुत बढ़िया बात है। अब इनमें से पी और आर शादीशुदा हैं,
P का बच्चा है X और R का बच्चा है Y, है ना। अब Y इज द लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ W। भाई R W का भी बच्चा है, वही Y W का भी बच्चा है और R का भी बच्चा है, यानी कि R और W पति पत्नी निकले, हस्बैंड वाइफ होंगे, सिंपल सी बात है। भाई वो कह रहा है ना, रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज करा है उसने कि दे हैड चिल्ड्रन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, पी एंड आर दोनों मैरिड है, आपस में नहीं। अरे भाई भाई बहन है ये सब आपस में, ठीक है। तो ये दोनों मैरिड है, इनकी शादी हो चुकी है किसी और से। तो पी का बच्चा एक्स है, आर का बच्चा वाई है और वाई डब्ल्यू का भी बच्चा है। तो भाई यानी कि आर और डब्ल्यू आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। तो ये सारे संबंध निकल कर आ गए। अब इनमें से वो कह रहा है कि भैया इनमें से फॉल्स कौन होगा, तो कह रहे हैं एम इज द ग्रैंड मदर ऑफ वाई। एम ग्रैंड मदर हो सकती है वाई की। तो भाई ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन आई, तो बिल्कुल ठीक बात है। फर्स्ट और थर्ड के बीच में ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड मदर फादर, इसका इसी का रिलेशन होगा, है ना। तो ये बात तो सच लग रही है। आर इज द फादर ऑफ वाई, आर इज द फादर ऑफ वाई, हाँ ऐसा भी हो सकता है, आर वाई का फादर हो, बिल्कुल हो सकता है भाई। आर फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकती है। डब्ल्यू इज द वाइफ ऑफ आर, ये भी सही है। डब्ल्यू इज द वाइफ ऑफ आर, ये भी हो सकता है। डब्ल्यू इज द वाइफ ऑफ पी, ये नहीं हो सकता। डब्ल्यू और पी का कोई संबंध नहीं है। डब्ल्यू अगर वाइफ है या हस्बैंड है आर का, है ना, तो अगर डब्ल्यू वाइफ है तो आर हस्बैंड हो गया, और डब्ल्यू हस्बैंड है तो आर वाइफ हो गई। तो आर और डब्ल्यू में संबंध है, पी में नहीं है, ठीक है। तो यानी कि डी स्टेटमेंट फॉल्स है, डब्ल्यू इज द वाइफ ऑफ पी, डब्ल्यू इज द वाइफ ऑफ पी, है ना बच्चों। तो चलिए आज हमारा गेट 2019 के सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन यही होते हैं बच्चों समाप्त। तो नेक्स्ट सेशन में तैयार रहिएगा बच्चों, आपको मिलने वाला है गेट 2018 का एप्टीट्यूड सेशन। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और साथ साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और हाँ बच्चों, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज करते हैं, प्लानिंग कीजिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज करने की और ज्वाइन कीजिए हमारे स्टार्ट होने वाले न्यू बैचेस फॉर CSIR नेट एंड गेट, ठीक है, इन दिसंबर एज वेल एज जनवरी। तो बच्चों बिल्कुल सही सुना आपने, दिसंबर और जनवरी में हमारे CSIR नेट और गेट के न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं अनअकैडमी पर। आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। उन्हें ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है बच्चों, आप सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज करें, जहां आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली, ठीक है, जिसमें आप उनसे लाइव चैट के दौरान डाउट्स पूछ सकते हैं, इवन फोटो तक खींच के डाउट पूछ सकते हैं बच्चों। आप फोटो खींचिए, इमेज अटैच करिए, भेजिए और डाउट्स पूछिए, ठीक है बच्चों। साथ साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा PDF मटेरियल मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। बहुत सारी लाइव क्विज और टेस्ट होते हैं जो आपके टॉपिक को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, और ये सारे बेनिफिट्स टोटली अनलिमिटेड अमाउंट में मिलते हैं। और बच्चों मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी बच्चों मैं डेली लाइव क्लासेस लेता हूं। अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म विजिट करेंगे और मेरा पूरा नाम सर्च करेंगे अमन रस्तोगी, तो बच्चों इस तरीके से मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इधर ग्रीन कलर का बटन होगा, यू कैन फॉलो मी देयर। वहां पर भी आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।